दोस्तों, भारत, जिसके जैसा दुनिया में शायद ही कोई देश हो, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ सबको अधिकार है अपनी मर्जी से जीवन जीने का। ये एक ऐसा देश है जहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हाल ही में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत की इस प्रगति में हर एक भारतीय का योगदान है। भारत के हर छोटे से बड़े राज्य के योगदान से भारत 4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है। लेकिन आज हम इसी से जुड़े एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कई बार सोचा तो होगा, पर इसका जवाब नहीं मिला होगा। दोस्तों, भारत में जब भी डेवलप्ड स्टेट्स की बात होती है तो अक्सर हमारे दिमाग में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों का नाम सबसे पहले आता है। इंडिया में लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन की डाइवर्सिटी तो है, मगर इकोनॉमी की नहीं। मे बी आपको समझ में नहीं आया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसलिए चलिए जानते हैं ये मामला क्या है और आपका जानना क्यों जरूरी है। दोस्तों, ये लिस्ट है भारत के उन टॉप स्टेट्स की जो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसमें टॉप पर है महाराष्ट्र, जिसकी जीडीपी ऑलमोस्ट $550 बिलियन से ज्यादा है। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात का नाम आता है। अगर इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो इसमें ज्यादातर राज्य वो हैं जिनकी कोस्टलाइन है, यानी इनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं। भारत में कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी जिनका बॉर्डर समुद्र से लगता है, जिन्हें कोस्टल स्टेट्स कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनर स्टेट्स हैं जिनकी सीमाएं किसी भी तरह समुद्र से नहीं लगती और इन्हें हम कहते हैं लैंडलॉक स्टेट्स। हिस्ट्री एंड कॉलोनियल लेगेसी। दोस्तों सोचिए, सदियों पहले जब हवाई जहाज या अच्छी सड़क नहीं थी, तब व्यापार कैसे होता था। सबसे आसान और सस्ता तरीका था समंदर के रास्ते। अंग्रेज और दूसरे यूरोपियन व्यापारी जब भारत आए तो उन्होंने अपनी बस्तियां और व्यापारिक केंद्र कहां बनाए होंगे? ऑब्वियसली जहां पे जहाज आसानी से आ जा सके। तब सबसे इंपॉर्टेंट और बड़े शहर के रूप में उन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों को बंदरगाह के रूप में विकसित किया। अंग्रेजों ने इन कोस्टल सिटीज में रेलवे, सड़कें, बैंक और फैक्ट्रीज लगाई ताकि वो अपने माल को आसानी से आयात निर्यात कर सके। नतीजा ये हुआ कि ये शहर और उनके आसपास के इलाके तेजी से डेवलप होते चले गए। वहीं जमीन से सटे होने की वजह से लैंडलॉक्ड रीजन में डेवलपमेंट उस तेजी से नहीं हो पाया, क्योंकि वहां सीधा एक्सेस नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये कोस्टल सिटीज और स्टेट्स इन शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स का फायदा उठाते रहे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना था उसने इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को अट्रैक्ट किया। ज्योग्राफी एंड कनेक्टिविटी। अब चूंकि इन राज्यों के पास समुद्र तट थे, इसीलिए इन्हें इंटरनेशनल ट्रेड में जबरदस्त फायदा मिलता है। बड़े बड़े जहाज सस्ते में बहुत सारा सामान दुनिया भर में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते थे। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे लैंडलॉक स्टेट्स को अपना माल बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए पहले रोड या रेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें समय और पैसा दोनों ज्यादा लगते हैं। इसके अलावा कोस्टल स्टेट्स को सी बीचेस टूरिज्म का भी बहुत फायदा मिलता है। गोवा, केरला, गुजरात और तमिलनाडु इंडिया में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे यहां सालाना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों, अपने बंदरगाहों की वजह से ये स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी इंडस्ट्रीज यहीं लगाना पसंद करती हैं ताकि उनका सामान सीधे जहाज पर लोड हो सके। गुजरात में कांडला मुंद्रा पोर्ट के पास कई फैक्ट्रियां हैं, वहीं महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली है और चेन्नई सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। ये शहर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं, बल्कि बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, कंसल्टेंसी जैसे हाई वैल्यू सर्विस सेक्टर में भी टॉप पर है। ये सेक्टर इन राज्यों में ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं और यहाँ के पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाते हैं। दोस्तों, इन कोस्टल स्टेट्स के डेवलप्ड होने के पीछे का कारण सिर्फ हिस्ट्री या ज्योग्राफी ही नहीं है, बल्कि राजनीति की भी एक बड़ी भूमिका रही है। कई बार केंद्र सरकार की बड़ी परियोजनाएं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इन्हीं तटीय या बड़े मेट्रो शहरों के आसपास केंद्रित होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, भारत में जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो वो ज्यादातर इन्हीं कोस्टल स्टेट्स के लिए होता है, या फिर उसकी नींव कहीं न कहीं इन्हीं राज्यों से मिलती है। दोस्तों, जब इन कोस्टल स्टेट्स में ज्यादा रोजगार के अवसर मिलते हैं तो वहां नौकरियां और काम के लिए मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से लोग अक्सर मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में काम की तलाश में आते हैं। इसे हम ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं। जब भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग इन राज्यों में आकर काम करते हैं तो इन सभी लोगों के नॉलेज का कॉन्सेंट्रेशन होता जाता है। यानी जब टैलेंट एक जगह इकट्ठा होता है तो वहां नॉलेज, इनोवेशन और स्किल्स का एक इकोसिस्टम बन जाता है, जो यहाँ और ज्यादा ग्रोथ को बढ़ावा देता है।
दोस्तों, अब हमने ये तो देख लिया कि कोस्टल स्टेट्स इतने विकसित क्यों हैं और इनर स्टेट्स क्यों आज़ादी के इतने सालों बाद भी पिछड़े और गरीब हैं। मगर सवाल ये आता है कि क्या ये लैंडलॉक स्टेट्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे या आगे हालात बदलेंगे। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि तटीय राज्यों को उनकी भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक बढ़त मिली है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीमा से घिरे राज्य हमेशा पीछे रहेंगे। अगर ये राज्य अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर करें, यानी नए हाईवेज और फ्रेट कॉरिडोर बनाएं, जिससे ये अंदरूनी राज्य सीधे बंदरगाहों से जुड़े, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम दोनों कम हो। इसी के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स बनाएं, जिसमें रोड, रेल और वेयरहाउसेज आपस में एक इकोसिस्टम बनाएं, ताकि सामान का आना जाना आसान हो सके। दूसरा, इन राज्यों के पास देश के सबसे ज्यादा मिनरल और कई नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कोल, डायमंड, मैंगनीज, आयरन ओर, बॉक्साइट, और इन्हीं रिसोर्सेज से बेस्ड इंडस्ट्रीज और छोटे मोटे यूनिट्स गांव, कस्बों और बड़े शहरों में लगाई जाने चाहिए, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और तीसरा, लखनऊ, जयपुर, इंदौर, भुवनेश्वर और पटना जैसे शहरों के एट और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इन्हें बंदरगाहों की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा, नई न्यू इन्वेस्टमेंट्स प्रमोशन पॉलिसीज बनाएं और स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स के लिए आसान नीतियां बनाएं। और पांचवा और सबसे जरूरी बात, इन लैंडलॉक स्टेट्स में अक्सर एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर होता है, जिस पर राज्यों की आधी से ज्यादा जनसंख्या डिपेंड करती है। इसलिए गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों को भी खेती बाड़ी से जुड़े बिजनेस जैसे फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे छोटे व्यवसाय भी शुरू करने चाहिए। वहीं सरकार को किसानों को बेहतर तकनीक और मार्केट एक्सेस देना होगा। दोस्तों, धीरे धीरे इंडिया के लैंडलॉक स्टेट्स भी अब डेवलपमेंट के सही रास्ते पर चलने लगे हैं। देश के दो ऐसे लैंडलॉक स्टेट्स जो भारत में तेजी से डेवलप हो रहे हैं, दो ऐसे स्टेट्स जिन्होंने शायद लैंडलॉकनेस के इस डा विंची कोड को फाइनली क्रैक कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की, जो लैंडलॉक कैटेगरी वाले वो दो स्टेट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बीते कुछ सालों में लगातार बढ़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जिस यूपी ने साल 2019 से 2023 तक 1100 करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया था, वो इससे पहले साल 2000 से 2017 तक यानी 17 सालों में सिर्फ 3000 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाया था। इसी तरह तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे कोस्टलाइन वाले राज्यों के बीच वो लैंडलॉक प्लेयर बनकर उभरा है, जिसकी पर कैपिटा इनकम आज कोस्टल स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम से भी ज्यादा है। आज भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश के पास हैं। वहीं तेलंगाना भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में तेजी से आगे आया है। जो तेलंगाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में साल 2015 में 13 नंबर पर था, वो साल 2019 यानी महज 4 सालों में 13 से तीसरे नंबर पर आ गया था, जो ये बताता है कि तेलंगाना में बिजनेस करना कितना आसान है। भारत की असल ताकत तभी सामने आएगी जब हर राज्य अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होगा, फिर चाहे वो राज्य समुद्र के किनारे हो या धरती के बीच में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।